ये हमारी मैम रिजवाना है। इल्म का तो ये खजाना है, किसी से कभी कुछ ना छुपाना है। रास्ता सबको दिखाना है, गमों को भूल जाना है। हर वक्त उनको तो मुस्कुराना है। तूफान में ये एक बेहतरीन ठिकाना है, धूप में ये आशियाना है। सबको अच्छी बातें समझाना है, ये हमारी मैम रिजवाना है। इल्म का तो ये खजाना है, ये हैं हमारी मोहसिन, ये हैं हमारी मोहसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवाना मुनीर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की चेयरपर्सन हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि मदर डिपार्टमेंट कहलाया जा सकता है। ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है 1984 में, लेकिन एजुकेशन सब्जेक्ट 1979 से 85 तक तमाम स्कूल्स में 9th और 10th के लिए भी कंपलसरी था। इसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में MA के इसमें 1984 में इस्टेब्लिश हुआ और 1999 में यहाँ पे ऑनर्स में भी एजुकेशन पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये डिपार्टमेंट उस वक्त से अब तक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इसलिए कहलाता है कि कराची के सारे कॉलेज, जनरल कॉलेजेस में एजुकेशन सब्जेक्ट 1978 से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉलेजेस में इसको इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में इनरोल होते हैं कि इसमें दोबारा इनरोलमेंट को बंद कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा इनरोल होते हैं। इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट से ही टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के सारे डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुए। हमारे यहाँ BA ऑनर्स MA था, जो कि अब BS फर्स्ट ईयर और फिर BS थर्ड ईयर में, इसके साथ MPhil और PhD के प्रोग्राम भी हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, होम इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस सबके लिए एक बेसिक सब्जेक्ट समझा जाता है। इसकी वजह ये कि इस सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, करियर काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मैनेजमेंट, एवेल्यूशन, कंप्यूटर इन एजुकेशन, ये तमाम सब्जेक्ट्स में पढ़ाए जाते हैं। इस सब्जेक्ट की करियर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि पूरी वर्ल्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी वर्ल्ड में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस सब्जेक्ट के सारे जो जितने डिसिप्लिन हैं वो एक अलग अलग पूरे एक डिपार्टमेंट्स की सूरत में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सब्जेक्ट ना सिर्फ टीचर्स को तैयार करते हैं, यानी सिर्फ इसलिए नहीं है कि टीचर्स बना रहा है, बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग, तमाम डॉक्टर्स, तमाम हॉस्पिटल्स में करियर काउंसलिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मीडिया, करियर काउंसलिंग में ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला वर्कशॉप, सिंपोजियम, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मैनेज करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना उनको सिखाया जाता है। यानी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या टीचिंग स्ट्रेटजीज जो तय की जाती हैं वो एक एजुकेशनिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो एकेडमिक सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इसलिए कि इसमें रिसर्च करवाई जाती है। रिसर्च कौन सी है? वो रिसर्च जो तमाम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना, उसके बाद इनकी रेमेडियल टेक्निक्स बताना। इस पर बाकायदा डिसर्टेशंस या थीसिस तैयार किए जाते हैं। थीसिस करने की वजह से सब्जेक्ट प्राइवेट नहीं होता। रिसर्च की वजह से, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट होने की वजह से इस सब्जेक्ट की वैल्यू है। हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे सेमिनार रूम मौजूद है। इस सेमिनार रूम में एक सबसे बड़ा ख़जाना जो है हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट्स का है, यानी वो तमाम इसमें रिसर्च मौजूद है जो कि अब तक की जा चुकी है और की जा रही है, क्योंकि जो भी काम किया जा रहा है वो ऐसे काम है जो शुरू से मौजूद है, जैसे कि नकल है, चीटिंग है, जैसे मिसाल के तौर पर टीचिंग स्ट्रैटजीज़ हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, ये तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, एवेल्यूशन है, या फिर कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग है। ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इस पर रिसर्च ना हो। एजुकेशन सब्जेक्ट को लेने वाला स्टूडेंट जो है वो एक ऐसा एजुकेशनिस्ट बनता है जो कि ना सिर्फ हम कह सकते हैं कि टीचिंग स्ट्रैटजीज़ को जानता है, बल्कि वो कैरियर काउंसलिंग भी कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, वो कह सकते हैं हम पुलिस में भी जा सकता है, वो फोर्सेस में भी जा सकता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ जैसे कैंसर है या एड्स हैं, इनमें भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए जो थेरेपीज यूज़ की जाती हैं, उसमें भी एक एजुकेशनिस्ट अपनी थेरेपी पेश कर सकता है। ये हमारी माम रिजवाना है, इल्म का तो ये खजाना है। ये हमारी माम रिजवाना है।
कभी कुछ ना छुपना है, रास्ता सबको ही दिखाना है, गमों को दिल से भूल जाना है, हर वक्त बस मुस्कुराना है, हर सूरत में हौसला दिलाना है, गिरने वालों को फिर से उठाना है, ये हमारी माँ रिज़वाना है, उनका तो ये बात है कि हमें अपनी शख्सियत में तब्दीली लानी होती है। अच्छा, मेरा एक तजर्बा ये भी रहा कि जो इस पेशे में या मौलवी के पेशे में जो लोग अब आ रहे हैं वो कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। अच्छा, जब एक टीचर कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है या एक टीचर अपनी बहुत सारी जगहों पे एफिलिएशन कर लेता है तो उसका एक पर्पस जो है तालिब इल्म की शख्सियत को बनाना, वो एक फैक्टर बन जाता है। वो सारे फैक्टर्स में जो है किसी नंबर पे चला जाता है, वो फर्स्ट नंबर नहीं रहता। जबकि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी को, उसकी शख्सियत को, उसकी सलाहियत को, उसकी महारत को, उसकी नफ्सियात को, उसकी समाजी तरबियत को बनाने के लिए एक मौलम को पूरी उस पर भरपूर तवज्जो देनी होती है। जबकि आज जो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बना रहे होते हैं और तालिब इल्म की जो शख्सियत है वो पसे पोश चलेगी, जिसकी वजह से उनके अंदर सबसे पहली खराबी क्या पैदा हो रही है? एथिकल डिक्लाइन। और मेरा तजर्बा यही कहता है, जो शुरू में मैंने पढ़ा और जो आज तक मुझे आप पुराना ज़माने की कह दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जिन लोगों से पढ़ा वो लोग थे जो सिर्फ तालिब इल्म की शख्सियत को बनाते थे, जिस वजह से आज हो सकता है कि मेरे अंदर बहुत कमी हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैंने अपने तालिब इल्मों के साथ जो अपना रवैया रखा, जो मैंने अपना अंदाज़ रखा, जैसा मेरे उनके साथ एक मुताबिकत का अमल था, वो उनका ही दिया हुआ था। क्योंकि मेरी नज़र मेरे तालिब इल्म की शख्सियत पहले प्रायोरिटी रखी थी, उसके बाद मेरी अपनी शख्सियत थी या मेरा अपना कैरियर था। हाँ, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए ताकि जो उनको हम पढ़ा रहे हैं या जो सिखा रहे हैं वो वक्त के साथ साथ उनसे अलग ना हो। आज से अपनी दुआओं में जब भी दुआ करें मेरी दुआ से होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग मेरे दुआ कीजिएगा और जो कुछ भी सीखा है उसको अगर गलत भी सीखा पहले और अब में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो इखलाक़ी तमीज़ हुई है, एथिकल डिक्लाइन है दोनों में, मौलमीन में भी और तालिब इल्मों में भी। मौलमीन में कह सकते हैं कि एथिकल डिक्लाइन इस तरह हुआ है कि अब हमारे जो मौलम हैं वो सिर्फ उनकी कदर करते हैं जिनसे उनका कोई मुफाद या फिर उनकी अपनी ज़ाती वाबस्तगी होती है। हमें किसी सीनियर को वो रिस्पेक्ट नहीं देते अगर उनसे उनका कोई काम रुक गया है या उनका कोई काम उनसे नहीं हो रहा है तो उससे रिस्पेक्ट नहीं देते। अच्छा, जब एक टीचर के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी तो वही चीज़ जो है तालिब इल्म में मुंतकिल हो रही है। तो तालिब इल्म भी उसी मौलम को सलाम करते हैं या उसी मौलम का काम करते हैं या उसी के साथ ज़्यादा बेहतर रहते हैं जिनसे उनका काम होता है, उनकी पढ़ाई होती है, उनके नंबर होते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है। एक जो कह सकते हैं कि तालिब इल्म और मौलम की शख्सियत के अंदर एक मजहबी लिहाज से, तालीमी लिहाज से, समाजी लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से जो एक वाबस्तगी होनी चाहिए थी, जो मुताबिकत होनी चाहिए थी, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जो ताउन होना चाहिए था, जो खुलूस होना चाहिए था, वो ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, जो सिलेबस हमें मिलता है, कोर्स आउटलाइन जिसे आप कह रहे हैं, वो सिलेबस हमारा जो है दोनों तरह से होता है, यानी कि वो प्रैक्टिकल भी होता है, थियोरेटिकल भी होता है। तालिब इल्म को जब हम तैयार करते हैं तो उसको थियोरेटिकल भी तैयार करना है ताकि कंटेंट डिलीवरी हो, उसको बोलना आए, ठीक। उसके साथ हमें उसको सोशल यानी माशरे में जो चीज़ें वो भी उन्हें इसको ले जाकर दिखानी, यानी सिलेबस को इस तरह डिवाइड करना चाहिए और पढ़ाने वाले पे कि वो इतना फ्लेक्सिबल करे उसको कि तालिब इल्म को वो थियोरेटिकल कंटेंट डिलीवर भी बना रहा है, उसके साथ साथ उसको मैथडोलॉजी भी सिखा रहा है। लिहाजा मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। मैं लेक्चर मैथड भी यूज़ करती हूँ। लेक्चर मैथड बहुत पुराना है लेकिन उसमें इनोवेशन इस तरह कि उसमें आप वीडियोग्राफी है या उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल है, प्रेजेंटेशंस हैं, सेमिनार्स हैं, सिम्पोजियम्स हैं, प्रेजेंटेशन के साथ हम कहेंगे कि स्टडी ट्रिप्स हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स को उनको मौका देना कि वो खुद क्लास के अंदर अपने स्किल्स को यूज़ करें, खुद लेक्चर दें, अपनी जगह पे अपने काम का कुछ हिस्सा उनको दें, उनको स्पेस दें कि वो अपनी बात कहें। यानी उनको तरीका आना चाहिए कि अपनी बात को किस तरह कहना है और अपनी बात को किस तरह से आगे तक पहुंचाना है, अपनी बात को किस तरह से प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाना। दुकानों से जितने भी नोट्स हैं जैसे यहाँ पे भी एक तरीक़ाकार है, जब तक आप खुद बच्चों को इस टॉपिक के मुताल्लिक़ बताएंगे नहीं
उनके जहन पर असर नहीं होगा, वो उसको सिर्फ रट्टा ही लगाएंगे और सिर्फ इम्तहान में पास होने के लिए पढ़ेंगे। भाई देखें, मैं इसको बुरा तो कह नहीं सकती क्योंकि ये अब आज के ज़माने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये कि मैं नहीं चाहती कि बच्चे इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उनकी अपनी खुद की ज़ाती मालूमात ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट बनाना है, अब वो एक अच्छा पढ़ने लिखने वाले बच्चे को भी जब आप बोलते हैं तो वो फटाफट AI से कर रहा है, जबकि वो स्टेटमेंट बना सकता था, बनाना आता है, लेकिन हेल्प उसकी ले रहा है। तो ये लेकिन बात बताऊँ, ये चीज़ें ऐसा हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, मैं पेपर अब भी हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ। जब मैं हाथ से लिखती हूँ तो मुझे याद भी रहता है, मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, और उसके बाद मैं अपनी बिल्कुल अच्छा जो चीज़ें टाइप करें, उन लोगों को मैंने देखा है, उनके मिजाज को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके स्किल्स को, वो उन्हीं की तरह हो गए। यानी हम कह सकते हैं बेमुरव्वत, फास्ट और हार्श। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे तालिबे इल्म जो हैं अब इधर पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हों, बहुत ऊंची जगह पहुँचे हों, लेकिन बस मेरे एक शिकवा भी है और अल्लाह से दुआ भी है कि उनके अंदर वो चीज़ पैदा करें कि वो इंकिसार वाले आजिज़ हों। जब हमारे तालिब इल्म अपने अंदर गुरूर पैदा कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि बहसे टीचर हम उस वक्त नाकाम हो जाते हैं, और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे इसलिए अजीब सा लगता है। लेकिन अशरफ, एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर हूँ। मैंने अपने लेक्चर में बहुत दफ़ा मैं जो तस्करा करती हूँ, यानी कोई ईडियम्स का या कोई भी वाक़े का, तो अब बिलीव करें मेरे फादर ने मुझे बताई थी। मैं अब्बा से अपने डिस्कशंस करती थी, उनके साथ मैं चेस मेरा फेवरेट गेम है, तो हम जब गेम भी खेल रहे होते थे उसके बाद हमारा होता था डिस्कशन, और वो हमेशा जो है टॉपिक्स, एजुकेशन टॉपिक्स होते थे या सोसाइटी ओरिएंटेड टॉपिक्स होते थे। तो मैंने अभी भी आखिर तक भी अब्बा से ही सीखा, और मैं उनकी चीज़ों को ही मैंने यूज़ किया। ये बात अब पुराने ज़माने की हो गई, क्योंकि मैंने अब ये जो अंदाज़ा लगाया, जो नई नस्ल आ रही है, इवन कि नई नस्ल का मतलब 40+ में भी इसमें शामिल हैं, उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो लोग यानी इतने ज़्यादा खुदगर्जी इस पेशे में आ गई है कि वो सबसे पहले सिर्फ अपने लिए बेहतर सोचते हैं। अगर उसके लिए उनको अपने, एक मेरी तालिबा ने ही कहा, मैंने उनसे कहा किसी टीचर के मुतालिक कोई बात है, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपने तो इनसे पढ़ा है। तो उन्होंने कहा तो पढ़ा है तो क्या हुआ, मैं अपने कैरियर के लिए मुझे जो करना है मैं करूँगी। अच्छा, वो माशाल्लाह से अब कराची यूनिवर्सिटी में यहाँ पे अपॉइंट हैं, अच्छी जगह पर हैं, लेकिन मुझे इसके बाद में अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ पे इतनी खुदगर्जी है कि हम अपने मौलिम के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई है कि हमारे यहाँ जो है एक प्रमोशंस की जो दौड़ है, और दूसरा जो दूसरी जगहों से जो लोग आते हैं उनके अंदर सबसे पहला जो हम कहेंगे जो गैप हो रहा है वो रिस्पेक्ट का हो रहा है। अच्छा, रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो कोई डेजिग्नेशन पे, रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए कि वो आपसे बड़ा है। हम अपने घर में भी तो बड़ों करते हैं। सबसे बड़ा फुकदान, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, बाहर के हों, ये हो गया है। जब तालीम हमें इज़्ज़त करना नहीं सिखाती तो ऐसी तालीम का फ़ायदा क्या? क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही, अपने बच्चों को, अपने औलाद को यही सिखाते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क, मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, वो पहले यहाँ पे पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे, बहुत मशहूर स्कूल में थे कराची के। उसके बाद वो कनाडा गए, कनाडा में जाके वहाँ के हाई स्कूल उन्होंने कंप्लीट किया और A+ पे किया सारा। तो मैंने उस बच्चे से ये पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सके और वहाँ पे आपने A+ कैसे ले लिया? तो उसने मुझे सिर्फ एक बात कही, उसने कहा कि यहाँ पे बच्चे को इंसान का बच्चा ही समझते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये कि जैसे पता चलता है कि हम अब्रॉड में हैं या ये क्लास के हैं, तो एक फेवरिज्म, उसने कहा फेवरिज्म बहुत है, और दूसरा यहाँ के जो टीचर्स हैं वो उनको अपना जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको भूल गए। वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें याद दिलाते हैं और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए करें। तो एक तो सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा हम ये कह सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान हमारा मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान का जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उस लिहाज से अपने तालिब इल्मों को उसी लिहाज से तैयार करना चाहिए। हम वैसा नहीं करते, क्योंकि हम अपने बच्चों को वेस्टर्न कंट्री से मुताबिक तैयार कर रहे हैं। हम अपने लिहाज से कनाडा, जो बाकी दुनिया का जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, वो अपने स्टूडेंट्स को अपने लिहाज से तैयार करता है। अब वो जब जहाँ पे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जब जाके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो उधर, हाँ, वो उधर की जो तरबियत हासिल कर रहे हैं वो उसको लाइक कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट को अपने से बढ़ता हुआ देखते तो उसके कामों के दरमियान हम हडल्स पैदा करते हैं,
और वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, यानी जो स्टूडेंट ने बताया कि वो इतने एजड भी होते हैं, आते हैं अपने चैम्बर में जब काम करते हैं, उनका स्टूडेंट से डिस्कशन करता है, उनसे गाइडेंस लेता है और बहुत खुश होकर करते हैं। हमारा स्टूडेंट अगर गाइडेंस लेता है, लेकिन अगर वो आगे किसी डिग्री के लिए अहल हो रहा होता है, तो हमारी कोशिश होती है कोई काम ऐसा करें जिससे उसका काम के अंदर हडल आ जाए। ये हम लोगों का अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ तो मैंने अपने बड़ों को ऐसा देखा है कि कोई बड़ा अंदर दाखिल होता है तो वो खड़े नहीं होते। इवन के बच्चों में अच्छे खासे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में BBA वगैरह कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनानी नहीं आती। इलेक्ट्रिक केटल इज़ अ वेरी इजी थिंग, आई थिंक, जिससे पानी गर्म करके डालना है कप में वो, मगर पेरेंट्स ने उनको जो है अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने लड़का और लड़की दोनों को जो क्या किया है, हथेली का छाला बना दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं, अपने काम खुद करने। पहली बात तो ये कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाकई लाजमी है, ठीक है, आप उसको, लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। जैसे भाई मैंने बताया कंपैरिजन, अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं, हम AI को तो कर रहे हैं ना, तो हम ये भी तो देखें कि बाकी जगहों पे जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा है और यहाँ कैसा है, कंपैरिजन करके उनकी अच्छी चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जब हम उस सिस्टम को पढ़ाएंगे नहीं, अब वो उन चीज़ों को निकाल देंगे और सिर्फ इन चीज़ों पर आएंगे, तो स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा, आने वाली नस्ल को पता कैसे चलेगा कि उनको कंपैरिजन कैसे करना है, कंपटीशन कैसे करना है, और कंपटीशन के लिए कंपैरिजन ज़रूर, तो ये एक होना चाहिए जो खत्म कर दिया है। हाँ, यानी शामिल होने चाहिए। आप ऐसा कर, इनको ऐसा करें कि डिसिप्लिन कर दें, या उनको ऐसे सब्जेक्ट्स करें कि चूज़ करें स्टूडेंट को, इस तरह कर देना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल था, कराची यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा अच्छा रहा है। अब थोड़ा चेंज हुआ है, अब कराची यूनिवर्सिटी के माहौल में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक यूनिवर्सिटी नहीं कहते, एक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेस वैसा वाला माहौल थोड़ा कम हो गया है। यहाँ के माहौल में जो है एक ऐसी फ़िज़ा हो गई है जिसमें बाज़ औक़ात हम किसी स्टूडेंट के काम करते हुए दबाव का शिकार होते हैं कि कुछ हमारे साथ ना हो जाए, जबकि पहले का एक माहौल भी ऐसी था, ऐसी बात नहीं, तमाम एफिलिएशंस मौजूद थी, लेकिन एक डेमोक्रेटिक माहौल था। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों से आते तो हैं, मुख्तलिफ़ एफिलिएशन के साथ होते हैं, और उनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपना काम, यहाँ तक कि फॉर्म सब पे जब लिखा हुआ होता है, बाज़ औक़ात मुझे उलझन होने लगती है कि मैं एक तालीमी इदारे में हूँ या किसी सियासी इदारे में हूँ, किस में हूँ मैं, और मुझे क्या करना चाहिए, कब किस वक्त क्या मुझे प्रेशर को फेस करना होगा, मुझे किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कुछ कर दे तो, यानी हम खौफ का शिकार हो जाते हैं। पहले हम कह सकते हैं पहले भी ऐसे ही था, लेकिन स्टूडेंट्स में एक लिमिट्स थी, किसी भी स्टूडेंट के अंदर इतना नहीं था कि वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाएगा, सिफारिश करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं था, अब ऐसा है। और एक तालीमी माहौल को इन सबसे पाक होना चाहिए। हमारे जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आप देखें, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। टीचर एक स्पिरिचुअल पेरेंट है आपका, उसकी रिस्पेक्ट को तो आप कभी डिक्लाइन कर ही नहीं सकते, चाहे वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, इस चीज़ से मुबर्रा है। एक बंगाली का एक होता था यहाँ पर, अब तो नहीं है, उसका रोल पराठा मुझे बहुत पसंद था। अब अभी वाले जैसे नहीं, और भी मज़े के होते थे, और कैफेटेरिया भी बहुत। हासिम के समोसे तो मेरे ख्याल में हम जब छोटे थे, हमारे अब्बा सुई सौदन के थे तो अब्बा लेके आते थे, और आज भी जायका बदल गया है, कीमत बढ़ गई है, लेकिन वो बस वो मैं तो 24 एक वक्त में खाती, वो अभी लेके आई थी मेरे ख्याल में, मगर अब वो जी, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, काफ़ी असर रही हूँ, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी इधर। हॉस्टल मुझे बहुत पसंद है, हॉस्टल की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी, बहुत सेफ, बहुत अच्छी, और मैंने बहुत इंजॉय किया। इवन कि अभी भी जब गुजरती हूँ याद करती रहती हूँ, और मैं अपने फैमिली को भी बताती हूँ, मैंने बहुत से डिसिप्लिन मैंने वहीं से सीखे, खाने पीने में, अपने हेल्थ के लिए, रूटीन के लिए, मैंने हॉस्टल से। इवन कि मज़हब का भी बताऊँ मैं आपको, लोग जो भी कहते हैं हॉस्टल में रह के नमाज, रोज़ा, कुरान पाक एक स्केड्यूल था। मैं वाकई में, यानी मैं अक्सर अभी भी मेरे अंदर है वो, लेकिन तब भी मैं कहूँगी वो जो उस लाइफ में था बता नहीं सकती, मैं मिस करती हूँ। और खैर एक दौर था पढ़ाई का सब भी। अब मेरे बचपन के वाक़यात, बल्कि मैं अखबार जहाँ का बताया था ना, तो मैं आपको शेयर करूँगी। मैं 5 क्लास में थी, सबसे पहला मेरा छोटी सी स्टोरी छपी थी, और मेरी गरारे वाली तस्वीर के साथ। मेरी ट्यूशन पढ़ाने वाली मिस ने छापा था अखबार जहाँ में, वो अभी मुझे भी सामान से मिला। मैं नौनिहाल, बच्चों की दुनिया, आँख मचोली, इश्तियाक अहमद के नॉवेल्स, हूर, ज़ैब-उन-निसा, और जितने डाइजेस्ट, अब मैं अभी तक पढ़ती हूँ। आजकल तो रेगुलर मैं पढ़ती हूँ, और अभी तक भी रात को मैं डाइजेस्ट के नॉवल एक सफ़ा ना पढ़ूँ तो मैं सो नहीं सकती। हाँ, बुक में, मैं मोबाइल में नहीं पढ़ती, मुझे वो मैं ख़रीदती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को पता है, वो ला के देते हैं। अभी इस महीने का बहुत देर का दी थी, नवंबर का। अब रेगुलर में आजकल तो ख़वातीन और वो पढ़ती हूँ शुआ।
रेगुलर जो एक पेज पढ़ना है तो वो देर कर दी थी। कल आया तो बस मैंने रात को खोला, बहुत थकी हुई थी, मुझे पेपर बनाना था, कॉपियाँ चेक करी, मगर मैंने एक पेज पढ़ा। ये हेरिडिटी होती है। मेरी मदर लिटरेचर बहुत पढ़ती थी, नॉवेल्स मैंने वहीदा नज़ीम, खदीजा मस्तूर, रज़िया बट इन सब के पूरे सरसिया कॉलेज का नाम सुना है, उसकी पूरी लाइब्रेरी, अलबराम का, साहबियात, तातारियों, अलकाई, मैंने जिन्ना जियलाना की मैंने सब पढ़ी। और ये मेरे भांजों में आदत आई। मेरी बहनों के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे छोटी बहन के बच्चे और मेरी दूसरी जो कनाडा में थी उसका बड़ा बेटा, उन सबको इन सबको पढ़ने का ज़बरदस्त। मैंने तो अपना एमफिल का पूरा साइन अप लाइब्रेरी में बैठ के बनाया। अब जब से जिम्मेदारियों में नहीं गई करसे से मैंने पूरा रात के 9 बजे तक बैठ के मैं यही काम करती थी। मेरा एमफिल का साइन अप यहीं बनाया है। नहीं, मुझे बर्डन फील इसलिए नहीं हुआ, शायद इसलिए कि मैं अपने घर में भी बड़ी रही हूँ तो सारा कुछ हमेशा मेरे ऊपर आ। हाँ, तो मुझे इजी लगा, मुझे इसमें कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बस मैं एक ही बात कहूँगी, सारा वक्त कहती ही रहती हूँ तो ज़ाहिर बेचारे बच्चे भी थक गए होंगे। बस मैं ये कहूँगी कि आप जिससे भी कुछ सीखते हैं, देखिए हज़रत अली करमल्लाहु वजह हैं, जिससे भी आपने एक लफ्ज़ सीखा वो आपका आका है। तो एक लफ्ज़ भी अगर या एक काम भी क्या कोई एक एक्शन भी सीख रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और दूसरी बात, अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें, माफ़ कर देने की, मोहब्बत करने की, खुलूस देने की गुंजाइश पैदा करें और रास्ता दें। थैंक यू वेरी मच। बस एक मिनट, मेरी भी एक बात है इमरान, अशरफ इमरान, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा, जब तो आप एमए में इधर आए हैं उससे से लेकर अब तक भी आपने हमेशा मेरे, बिल्कुल मैं कहूँगी ना कि छोटे भाई कह लूँ, बेटा कह लूँ, भाई, यानी आपने मुझे हमेशा मोहब्बत दी है, इज़्ज़त दी है। और मेरा आपसे ताल्लुक इस मोहब्बत और इज़्ज़त है। आप बल्कि एक वाहिद शख्स है जिससे मैं फरमाइश भी कर देती हूँ। सिर्फ आपका पॉजिटिव जो एक रिस्पॉन्स है वो बहुत काउंट करता है। इतने हद तक अगर मैं मुझ जैसी शख्सियत, आपको फ़ईद से भी सुना होगा, मुझ जैसी शख्सियत अगर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव वेव्स हैं। और खुदा करे अल्लाह मियां आपको बहुत तरक्की दे, आप पीएचडी करें और मैं डॉक्टर अशरफ इमरान कहूँगी। क्या बात है, इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी, कीप वॉचिंग कनाडा 1 TV। थैंक यू सैयद वसीम हैदर।